सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनप्रीत सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्कोरशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। अभी तक जैसा कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंट्रोडक्शन में देखा होगा कि हमने बात करी थी कि जो मैक्सवेल थे उन्होंने इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात करी थी। हमने वहां पर यह भी देखा था कि मैक्सवेल ने यह पॉइंट पुट किया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, यानी कि इंड्यूस करंट मिलता है। तो क्या इसका उल्टा हो सकता है? क्या हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं? तो काफी सारे डाउट्स जो थे उस समय मैक्सवेल ने राइज किए थे और उसको प्रूव भी किया था यूजिंग सम सेटअप, जो एक कैपेसिटर्स होगा, जो हम आगे जाके हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि उस इनकंसिस्टेंसी को दूर जो किसने किया है, वो एक करंट जो है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। यानी कि मैक्सवेल ने वहां पर बोला कि नहीं, जो आपको दिख रहा है एम्पियर सर्किट लॉ में जो एक प्रॉब्लम है या इनकंसिस्टेंसी है जो हमें उस पॉइंट को नहीं शो कर रहा है, तो उसको वहां पर जो आप कह सकते हो रेक्टिफाई किया, सही किया, वो किसने किया? मैक्सवेल ने। तो डिस्प्लेसमेंट करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, बिकॉज यही हमें आगे जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी हमें गाइड करेगा। देखिए, आप ये मत भूलिए कि हमारा जो मेन चैप्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनी कैसी, उसका ओरिजिन क्या है, तो उसके लिए ही हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जो मैक्सवेल ने जो भी डिस्कवरी यहाँ पर करी है, बाद में हर्ट्ज ने जाके उसके बारे में एक्सपेरिमेंट किए हैं, बोस में ने भी उनके अंदर काफी कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखी थी। बट इन सब से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, उनके अंदर क्या क्या होता है, तो ये सब एक स्टोरी के आप कह सकते हो फेस में चल रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी में जो भी लिखा है, जो भी थ्योरी लिखी हुई है, हम उसको पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे और देखेंगे कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डीप में एकदम अच्छे से समझेंगे कि क्या है डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये एनसीईआरटी का आर्टिकल नंबर 8.2 है, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में समझाया गया है। अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर अगेन थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में समझाऊं, तो बैकग्राउंड क्या था? ऑस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये कहा था कि जब भी किसी वायर के अंदर करंट जाता है तो क्या बनती है? तो वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक लूप में हमने किया होगा, आपको पता होगा, म्यू नॉट आई अपॉन, है ना, जो 2R था हमारा वो फॉर्मूला, कि जब एक लूप के अंदर करंट जाता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, तो वो एक चीज अलग हो गई। फिर उसके बाद फैराडे आए, उन्होंने बोला कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जब फ्लक्स में चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तब हमारा इंड्यूस करंट बनता है। इंड्यूस करंट इज बेसिकली अ फॉर्मेशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो वहां तक तो सारी चीजें सॉर्ट आउट थी। बट मैक्सवेल ने पॉइंट उठाया, क्या इसका उल्टा होता है? बिकॉज नेचर जो होती है वो सिमेट्री में चलती है। अगर ए इक्वल्स टू बी है तो बी इक्वल्स टू ए भी होना चाहिए। तो उसी चीज को उन्होंने फॉलो करते हुए ये बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करूंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगी? तो उसी को प्रूव करने के लिए उन्होंने कैपेसिटर का एक सेटअप बनाया, उस पर वो चीज को प्रूव किया और वहां पर जाकर उनको पता चला कि यार यहाँ तो एक प्रॉब्लम है। यहाँ तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊंगा तो वो तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहां पर जाके फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी दी। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ पर एक हिडन करंट है जिसके बारे में एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर बात नहीं करी है। तो उन्होंने फिर उस एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर कुछ चेंजेस किए, फिर वो एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ बन गया, यानी कि उसमें भी मैक्सवेल का नाम ऐड हो गया। तो कितना अच्छी चीज है ना, कि देखो किस तरीके से जो फिजिक्स है वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। फिर उन्होंने जो ये फॉर्मूला दिया था एम्पियर सर्किटल लॉ का, फिर वो जो फॉर्मूला था वो हर जगह कंसिस्टेंट था। ऐसा नहीं है कि इस जगह पर वो फेल है, उस जगह पर वो फेल है। तो वो उस पर्टिकुलर जो एम्पियर सर्किटल लॉ में चेंज किया था, तो वो उस करंट के साथ उन्होंने किया था। उसी करंट के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले एक बार एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है एक बार वो देख लेते हैं, क्या वो पॉइंट कह रहा है, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोला है कि एन इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही। जैसा कि मैंने आपको बोला भी था, ऑस्टेड ने भी बोला था कि जब भी आप इलेक्ट्रिक करंट किसी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक जो है वो फील्ड बनती है। हमें पता है कि अगर किसी वायर में करंट आई जाता है तो उसके आसपास क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर ये कह रहा है मैक्सवेल शोड दैट फॉर लॉजिकल कंसिस्टेंसी अ चार्जिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। बट अगर मैक्सवेल ने कहा कि वी हैव टू शो अ लॉजिकल कंसिस्टेंसी, अगर ऐसा हो रहा है तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करता हूं तो क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड बना सकता हूं? तो उन्होंने ये लॉजिकल कंसिस्टेंसी के बारे में बात करी है, तो वो आगे जाके हम समझेंगे। दिस इफेक्ट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो वेव, गामा रेज, विजिबल रेज एज वेल एज द अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो ये ही एक आप कह सकते हो आउटब्रेक था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। यहां से जो मैक्सवेल ने प्रूव किया, उन्होंने ये जो चीज प्रूव करी कि क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो इसी पर्टिकुलर आप कह सकते हो एक्सपेरिमेंट सेटअप से या थ्योरेटिकल सेटअप से जो उन्होंने ये प्रूफ किया, उसी से जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमने जाना। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये रेडियो वेव क्या है, गामा रे क्या है, आप तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह रहे थे। तो भैया यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम होता है, 7 अलग अलग रेज होती हैं। तो अगर आप ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी जो आपकी रेज है, वेव्स है, वो आपको पता चलेगा। वैसे आगे जाके हम पूरा इसका एक सेक्शन देखेंगे कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का स्पेक्ट्रम होता है उसमें कौन कौन सी रेज होती है, ठीक है। तो वो एक आगे जाके हम समझेंगे, बट अभी आप ये मत कंफ्यूज होना कि सर ये कौन कौन सी रेज आ गई है, कौन कौन सी वेव्स आ गई, ये सब एज अ पार्ट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। तो बेसिकली यहाँ पर ये हुआ कि मैक्सवेल की ये जो आप कह सकते हो लॉजिकल जो उन्होंने ये चीज को प्रूव किया, उसकी वजह से ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं यहां पर आपको फिर एक चीज बताता हूं कि मैक्सवेल ने सिर्फ ये चीज प्रूव करी थी थ्योरेटिकली विद सम आप कह सकते हो सेटअप, बट इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, हर्ट्ज ने। वो भी हम आगे जाके समझेंगे किस तरीके से उन्होंने ये प्रूव किया और उनके क्या क्या इसमें पॉइंट्स थे। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि हर्ट्ज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, बट हर्ट्ज जो थे वो काफी बाद में आए थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को जस्टिफाइड किया था, राइट। तो ये आपका जो है एनसीईआरटी का पहला जो लाइंस है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो यहां तक तो बेसिक सी चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे यहाँ पर बात आती है कि ये सब उन्होंने किया कैसे। देखो उसको बात समझना, यहाँ पर क्या कह रहा है, टू सी हाउ अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है गिव राइजेस टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये होता कैसे, इसको मैक्सवेल ने सोचा कि यार मैं इसको प्रूव कैसे करूं, और अगर मैं प्रूव करूंगा तो अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करूंगा। आप सभी जानते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। मान लो अगर आपके पास एक वायर है, इस वायर में आई करंट जा रहा है, तो अगर इस पे आप एक लूप बनाते हैं जिसकी लेट से रेडियस है आर, कोई भी लूप आप ले सकते हैं, कोई भी पर्टिकुलर, आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लूप ही लें, आप चाहो तो एक रेक्टेंगुलर आप इनक्लोजमेंट भी ले सकते हैं, एरिया भी ले सकते हैं, डजंट मैटर। तो आप कोई भी एरिया लें, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, दैट इज बी क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो इस तरीके से आप इस पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन सा एरिया यहां पर ले रहे हैं, आप चाहो तो सर्कुलर लो, रेक्टेंगुलर लो, स्क्वायर लो, ट्रायंगुलर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट द मेन थिंग इज दैट कि आप वहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ को लगाते हैं। दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। चलो सर ये तो हमें चलो पता चल गया, तो थोड़ा सा हमारा रिवाइज भी हो गया। अब लेट अस कंसीडर द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ कैपेसिटर एंड अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम क्या करते हैं कि हम एक पहले कैपेसिटर का सेटअप लेते हैं। बेसिकली हम तो नहीं ले रहे हैं, मैक्सवेल ने किया था। तो उन्होंने क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, फिर उस कैपेसिटर के ऊपर उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया और उस कैपेसिटर को उन्होंने जोड़ दिया टाइम वेरिंग करंट के सोर्स से, यानी कि उसमें जो करंट आ रहा है वो टाइम वेरिंग करंट आ रहा है। फिर हमने देखा कि टाइम वेरिंग करंट की वजह से कैपेसिटर जो चार्ज हो चुका है उसके आउटसाइड हमारी आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम कह सकते हैं हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया तो हमें क्या इक्वेशन देखने को मिली, ठीक है। उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो वो कितना आया, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ये मैंने भी आपको ऑलरेडी बता दिया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ हमने लगाया। अभी मैं आपको डायग्राम से भी बताऊंगा। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द कैपेसिटर। तो मैक्सवेल ने पहले क्या किया कि एक कैपेसिटर लिया, उसको चार्ज किया, चार्ज करने के बाद उस कैपेसिटर के बाहर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड निकाली किसी पॉइंट पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए उन्होंने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, जो कि बहुत सिंपल है, जो कि क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो यहां पर आपको पहले यही तो पता होना चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। एम्पियर सर्किटल लॉ आपको किसी भी सरफेस के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको फाइंड आउट करके देता है, अगर किसी वायर में से आई करंट अगर फ्लो कर रहा है तो, ठीक है। तो यहां तक आपको सेटअप समझ में आया। अभी आप डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी चलेंगे, आपको समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके का देखो डायग्राम है, देखो एनसीईआरटी का ये डायग्राम है। तो एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम मिल जाएगा, आपको ए जो है वो फिगर दिख जाएगा आपको बुक के अंदर। अब ये देखिए डायग्राम आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है जो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं। सो आई होप कि आपने ये जरूर पढ़ा होगा कैपेसिटर होता क्या है। आपको पता है कैपेसिटर जो होते हैं वो पैरेलल प्लेट भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं। अभी अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और ये चार्ज्ड है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी इस पे चार्जेस हैं, प्लस और माइनस है, ठीक है। अब पॉइंट यहां पर ये है कि जब मैंने इसको एक सर्किट से जोड़ा तो इसमें करंट जो है वो आई जा रहा है,
तो मैंने आउटसाइड द कैपेसिटर के बाहर मैंने एक एम्पियर सर्किटल लॉ को मैंने लगाया, उसके लिए मैंने एक सरफेस बनाया, तो एक स्पेरिकल सरफेस बनाया और इस पी पॉइंट पर मैंने क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड। सो मैंने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दिया। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक तो सब सीख चल रहा था, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए एम्पियर सर्किटल लॉ में ये भी था कि डिस्पाइट ऑफ द वॉट एवर द सरफेस यू टेक द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे ही सेम रहेगी, आप चाहो तो कोई भी सरफेस ले लो, भले आप 2D सरफेस लो, चाहो तो 3D सरफेस लो, इट शुड बी सेम। ये एम्पियर सर्किटल लॉ की आप कह सकते हो लिमिटेशन है कि ये सेम रहेगा, हर जगह सेम रहेगा। तो ये चीज मैक्सवेल को भी पता थी, बट अब यहां से थोड़ा सा आगे जब जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आना या फिर आप कह सकते हो इनकंसिस्टेंसी आना हमें दिखेगी। हमें तो बेसिकली क्या मैक्सवेल को दिख गई थी, तो वहीं से जाके फिर डिस्प्लेसमेंट करंट की डिस्कवरी हुई थी, उसके ऊपर भी मैं अभी आऊंगा, ठीक है। अब एज पर अगर आप देखेंगे फिगर शोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसा कि मैंने बताया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किट थ्रू विच अ टाइम डिपेंडेंट करंट इज फ्लो। तो आपके सामने क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है और उसमें एक टाइम वेरिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, दैट यू कैन इजीली सी इन दिस फिगर। अब ये करंट कहां से आ रहा है, तो यार ये तो आपको ही पता है कि इसको हमने जोड़ा हुआ है किसी सोर्स से, ठीक है। मान लेते हैं इसको हमने किसी सोर्स से जोड़ा हुआ है और इस सोर्स के अंदर से ये जो करंट है वो आ रहा है और इस कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलो लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट सच एज P इन द रीजन आउटसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देख सकते हैं डायग्राम में एक पॉइंट है P, दिस इज योर पॉइंट P, एक आउटसाइड पॉइंट है कैपेसिटर से। कैपेसिटर क्या है, दो वॉल्स हैं, दो दीवारें हैं, उन दीवारों के बाहर एक पॉइंट P लिया है और उस P पर हमने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। सो हमने क्या किया, एक कर्व बनाया और ये जो हमारा यहाँ पर रिंग जैसी शेप है उसकी रेडियस हमने क्या ली, R ली, ठीक है। अब इस रिंग में से देखिए होता क्या है, मैं आपको अगर खुद से एक बार डायग्राम बना के समझाऊं तो होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो जब आपकी ये वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है और इस पॉइंट P पे मुझे निकालना है, तो मैंने इस पॉइंट P पर ये रिंग बना दी। क्या बना दी, रिंग बना दी। अब इसमें करंट आई जा रहा है तो बहुत सिंपल है, एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दूंगा, वही चीज इन्होंने करी है, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव कंसीडर अ प्लेन सर्कुलर लूप। तो हमने क्या किया, एक प्लेन सर्कुलर लूप लिया जिसकी रेडियस कितनी रखी, R रखी। Whose plane is perpendicular to the direction of the current carrying wire, जिसका ये जो प्लेन है इस लूप का वो इस करंट कैरिंग वायर के कैसा है, परपेंडिकुलर है, जो कि हमें दिख रहा है, एंड विच इज सेंटर्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द वायर। और जो कि इसको हमने सेंटर जो था इसका सिमेट्री रखा हुआ, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे किया हुआ, एकदम सेंटर पे ये वायर जो है वो पास हो रही है, यानी कि ये जो कर्व है इसके सेंटर में हमारी मतलब जो वायर है वो क्रॉस हो रही है, तो सिमेट्रिकल ये हमारा एक लूप है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आराम से यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं और वही हमने आगे जाके किया। फ्रॉम सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इज द सेम एज द मैग्नीट्यूड एट ऑल द पॉइंट्स। यानी कि अगर आप और भी कोई पॉइंट लेंगे लूप पे सब जगह सेम होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने कैपेसिटर लिया, ठीक है। अब कैपेसिटर के बाहर यहाँ पर हमने एक लूप बनाया, यहाँ एक पॉइंट P है, करंट जा रहा है I, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, है ना, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। यहाँ पर करंट है, B आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, dl आपका क्या है, क्लोज सरफेस का लूप है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सर्कुलर लूप लिया है जिसकी रेडियस है R। सो व्हाइल सॉल्विंग थिंग्स देखिए B बाहर आ जाएगा, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ dl इक्वल्स टू म्यू नॉट I। और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा लूप है, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि कितनी हो जाएगी 2 पाई r। सो इनटू 2 पाई r इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I। तो यहां से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सो दैट विल अराउंड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। वेरी सिंपल, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैक्सवेल को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, उनको लगा ठीक है एम्पियर सर्किटल लॉ वर्क कर रहा है। तो क्या ये हर बार ये काम करेगा, बिकॉज देखिए एक चीज आपने यहां पर नोट करी होगी, टू अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ पहली चीज तो ये है कि करंट होना चाहिए। देखो आपको दिख रहा है करंट जो है वो इस लूप में आ रहा है और यहां से बाहर जा रहा है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि करंट अगर नहीं होगा तो सर क्या मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। तो मैक्सवेल को भी ये लगा कि अब अगर मैं क्या करता हूं कि इस कैपेसिटर के अंदर अगर मैं कोई फॉर एग्जांपल
एक कंपास रखता हूं, तो मैक्सवेल ने क्या देखा कि उसने जब कंपास रखा तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आया। क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आया। कहाँ रखा? देखो बाहर रखता तो ऑब्वियसली आता, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, जो कि मैंने आपको बता दिया। बट मैक्सवेल ने क्या देखा कि जब मैंने कैपेसिटर के अंदर वो रखा, और अंदर कोई वायर नहीं है, एक सिंपली आप देखो एक मीडियम है, एयर है ना, कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई वायर टच नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वायर आपके सामने ब्रेक है, तो अंदर कुछ नहीं है, अंदर एकदम खाली एम्प्टी स्पेस है। बट स्टिल स्टिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या, कि वो हमारी जो कंपास है वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो आप मुझे बताओ, अगर कंपास हमारी डिफ्लेक्शन दिखा रही है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो मतलब यही हुआ ना कि सर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैक्सवेल को भी ये लगा यार यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहाँ पर आके उनको माइंड थोड़ा सा और घूमा। उन्होंने कहा यार मेरे को तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, बट अगर मैं इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो उसके हिसाब से इसमें मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं, है ना। तो पहली चीज तो आपको यहां तक समझ में आ गई, तो यहां तो आपको पी पॉइंट पर मिल गया। फिर जब प्रॉब्लम कब आई कि नाउ लेट अस कंसीडर अ डिफरेंट सरफेस व्हिच हैज द सेम बाउंड्री। फिर मैक्सवेल ने क्या कहा कि चलो अंदर हम इस लूप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो आपने ये जो सर्कुलर लूप बनाया था, बेसिकली आप देखो एक टैंकी बनाई इन्होंने, इस टैंकी में किस तरीके से आपको यूज किया, आप देख सकते हो एक टैंकी है ना, एक टैंक बनाया है जिसको हम हिंदी में टैंकी कहते हैं। तो एक टैंक बनाया है जिसके दो ओपनिंग्स हैं, एक ये ओपनिंग है और एक ये ओपनिंग है। इसको यहाँ पर रखा तो आप देख सकते हैं एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट एम है। तो एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ आप सरफेस एरिया कैसा भी रखो, आप चाहो तो उसको क्यूब रखो, है ना, डजन मैटर आप कौन सा सरफेस एरिया रख रहे हैं, आप कोई भी सरफेस एरिया रखो, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम। तो फॉर एग्जाम्पल अगर P पॉइंट पर मेरी मैग्नेटिक फील्ड पहले कितनी आ रही थी, जैसा कि हमने निकाला था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, सो इट विल बी सेम ऑल्सो एट पॉइंट M। एक M मैंने अंदर कोई पॉइंट ले लिया। अब एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ जब हम इसमें लगाएंगे तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आई, देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए कंडीशन क्या है कि करंट अंदर आना चाहिए और बाहर जाना चाहिए। अब दिक्कत यहां पर क्या है, करंट आ तो रहा है, यहां तक आया, बट बीच में खाली जगह है, कोई वायर नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो यहां पर अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, तो अगर मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू जीरो। जीरो क्यों लगाया, बिकॉज करंट है ही नहीं। तो अगर ये साइड जीरो हो गई तो ऑटोमेटिकली बी भी हमारा जीरो हो गया। सो एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ there should be no magnetic field inside this particular area, यानी कि अंदर का जो एरिया है, कैपेसिटर के अंदर का जो एरिया है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ। और याद करिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि मैक्सवेल को इनकंसिस्टेंसी दिखी थी एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब आपको समझ में आया कि वो इनकंसिस्टेंसी क्या है, बिकॉज जब उसने उसके अंदर वो नीडल रखी तो वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है। बट अगर हम थ्योरेटिकली देखें एम्पियर सर्किटल लॉ की वजह से, मतलब उसके थ्रू देखें, तो वो जीरो आ रहा है, तो यहां पर तो होगी ना प्रॉब्लम। तो यहां पर फिर जाके मैक्सवेल को समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, जो हमें दिखता है वैसा नहीं होता है। तो मैक्सवेल को समझ में आया कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है। बट अब बात यह है कि वो किसकी वजह से, देखो एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर यहाँ पर करंट तो है नहीं, तो अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से तो बन नहीं रही है। तो यहाँ पर कौन है जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है? और याद करो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक चीज बोली थी, क्या बोला था, कन्वर्स क्या था, इफ देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। यानी कि यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो कहीं ना कहीं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है। तो ये है आपका हुक। अब यहां से आप समझेंगे सर डिस्प्लेसमेंट करंट कहां है। अभी तक तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, देखो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी को तो आप हमेशा कहते हैं ना नमन करिए, बिकॉज एनसीईआरटी में हर चीज दी गई है, हर चीज को अच्छे से समझाया है। तो एक बार पहले एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट पे भी आएंगे, हर चीज यहां पर लिंक्ड है ना। तो पहले देखा कि बाहर तो भैया हमें मिल चुका है मैग्नेटिक फील्ड, बट अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है, बट जो हमारी जो नीडल है वो हमें डिफ्लेक्शन दिखा रही है। तो यहां पर आ गया ना कॉन्ट्राडिक्शन। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे हिसाब से कंसिस्टेंट नहीं है, वो कहीं पर कुछ और दे रहा है, कहीं पर कुछ और दे रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ चेंजेस जरूरी है। और वो ही चेंजेस जो हम इसमें करने वाले हैं
आपको कहता है ना कि मूवी के बीच में पहले से आपको स्पॉइलर दे देता हूं, तो यहां पर जो ये चेंजेस हम इसमें करेंगे दैट इंक्लूड्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की ही वजह से मैक्सवेल ने उस एम्पियर सर्किटल लॉ को इंप्रूव किया, उसमें से इनकंसिस्टेंसी को हटाया। आगे जाके हम देखेंगे वो इक्वेशन क्या है। पहले एक बार एनसीईआरटी बाबा को भी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी जी हमें क्या समझा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने वही एक्सप्लेन किया है कि हमने इस तरीके से लूप बनाया। अब इसको पढ़ो। ऑन अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ टू सच सर्फेसेस विद द सेम पेरीमीटर वी फाइंड दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, एम्पियर सर्किटल लॉ की लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन बिकम्स जीरो, यानी कि वो जीरो हो गई। ठीक है, नॉट चेंज बट राइट हैंड साइड विल बी जीरो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम, राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो। और जीरो क्यों हुई, बिकॉज देयर इज अ नो करंट, राइट। सो हियर अगर हम देखें तो म्यू और आई सिंस नो करंट पासेस थ्रू द सरफेस, तो इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं देयर विल बी नो करंट पासेस इन द बेसिकली इन दिस सेक्शन। तो आपने ये जो देखा ना, ये इसी का ही एक पार्ट है। तो एक तो ये इंक्लोजमेंट है, एक अंदर वाला आपको एक दिख रहा है कर्व, तो इस कर्व के अंदर कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर शुड बी नो मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ जो था वो फेल हो गया, क्लियरली फेल हो गया, एंड मैक्सवेल ने वो चीज ढूंढ ली। सो वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिला। अब वही कॉन्ट्राडिक्शन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, क्या, कैलकुलेटेड वन वे देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। हमने देखा कि भैया यहाँ तो क्या बात हो रही है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। बाहर तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, बट कैलकुलेटेड अनदर वे द मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज जीरो। पर दूसरी तरफ से अगर देखें, अंदर अगर जीरो है तो बाहर भी जीरो होना चाहिए, बिकॉज एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ पूरे सरफेस एरिया के हर एक पॉइंट पर सेम होना चाहिए। पहले वाले केस में पी पे कुछ आ रहा था, नेक्स्ट वाले केस में पी जीरो क्यों आ रहा है, बिकॉज अंदर जीरो है। अगर अंदर एम पॉइंट पे जीरो है तो ऑटोमेटिकली पी पे भी जीरो हो गया ना, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सर पहले कुछ और चल रहा था, अब कुछ और हो रहा है, तो बताओ कौन सही है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सही कैसे है, पहले कुछ अलग बता रहा है, अब कुछ अलग बता रहा है। तो यहां से फिर मैक्सवेल ने चीजों को समझ लिया। सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस फ्रॉम आवर यूज ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस लॉ मस्ट बी मिसिंग समथिंग। कुछ तो कहते हैं ना, कुछ तो प्रॉब्लम है दया, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो वही गड़बड़ हमें यहाँ पर पता चल गई कि यहाँ पर कोई ना कोई इनकंसिस्टेंसी है। सो वी हैव टू फाइंड दैट इनकंसिस्टेंसी एंड वी हैव टू प्रूव, अगर डिफ्लेक्शन आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, द मिसिंग टर्म मस्ट बी सच दैट वन गेट्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी नो मैटर व्हाट सरफेस इज यूज्ड। तो जो आपको बाहर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, जो पी पॉइंट पर पहले डायग्राम में याद है, वही सेम आपको अंदर भी मिलनी चाहिए। यही चीज हमें प्रूफ करनी है, नो मैटर व्हाट। भली कैपेसिटर के बाहर लो, भली कैपेसिटर के अंदर लो, यू विल गेट अ सेम मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज मैक्सवेल को प्रूफ करनी थी, तो वही चीज उन्होंने आगे जाके प्रूफ भी करी है कि यहां पर कुछ मिसिंग है। और मैंने जैसा कि आपको स्पॉइलर दिया था, वो मिसिंग चीज यहां पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी उसके ऊपर भी हम आएंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे ये कहता है, नाउ वी कैन एक्चुअली गेस द मिसिंग टर्म बाय लुकिंग केयरफुली एट फिगर 1। तो हमने जो फिगर 1 था, जैसे यहाँ पर अगर मैं फिगर की बात करूं तो यही फिगर था कि ये हमारे पास कैपेसिटर था। ठीक है, अब देखो जब हमने इसको बैटरी से जोड़ा, सोर्स से जोड़ा, तो इस पे हमने क्या किया, करंट आ रहा है, ठीक है सर, इस पे चार्ज आना स्टार्ट हो गया, प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर चार्ज आ गया माइनस माइनस माइनस। अब एकदम से तो आएगा नहीं, धीरे धीरे ये चार्ज आएगा। और जब भी चार्ज आता है, हमें पता है कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर हम जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बाउंड हो जाती है, एकदम बंद जाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाउंड हुई है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ये टाइम वेरिंग करंट है। टाइम के साथ करंट बढ़ रहा है तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ेगी, चार्जिंग बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी। तो एक चीज तो फिक्स है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई। ठीक है, इज देयर एनीथिंग पासिंग थ्रू द सरफेस एस बिटवीन दीज प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यस। इन दोनों के बीच में क्या है, करंट तो नहीं था मान लिया, बट इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है। ठीक है, तो yes, of course the electric field, if the plates of the capacitor have an area A and total charge Q, the magnitude of electric field will be what? अच्छा, ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, ये क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाउंड होती है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
जहां पर सिग्मा क्या है, वो हमारा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा, एरिया वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा सिग्मा है इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q अपॉन A, ठीक है। तो ये हमारा Q अपॉन A हो गया और ये हमारा एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो अगर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आएगा एक और, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे भी लिख सकते हो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के अंदर है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला है कि जितना इन पे चार्ज है Q और जितना इनका एरिया है A, और जो मीडियम का जो अभी वैक्यूम अपन लेके चल रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट, तो वही फॉर्मूला आ गया क्या, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ S, और ये जो फील्ड है ये सरफेस के कैसी है, परपेंडिकुलर है। अब देखिए एनसीईआरटी में पूरा एक स्टोरी के रूप में इसको समझाया गया है कि क्या क्या हो रहा है। तो पहले हमने ये देखा कि बाहर तो चलो करंट है, बट कैपेसिटर के अंदर क्या वो खाली है, खाली तो है बट उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके सामने है क्या, E इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक हमें यह समझ में आ गया था कि कैपेसिटर खाली नहीं है, कैपेसिटर चार्ज्ड है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखिए हमें किस कंक्लूजन तक पहुंचना है कि यार वो डिफ्लेक्शन कैसे आया, अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आई। तो आप देखिए अब ये लिंक कैसे बन रहा है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड को लाने के लिए यहाँ पर कौन आया है, कौन है यहाँ पर हीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो आगे जाके हमें ये बताएगा कि हमने ही मैग्नेटिक फील्ड को बनाया है। तो उसको चलिए आगे जाके हम समझते हैं, बट यहां तक समझ में आ गया। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर क्या होता है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसके अंदर यह समझने वाला है कि इट हैज द सेम मैग्नीट्यूड ओवर द एरिया A ऑफ द कैपेसिटर प्लेट्स एंड वैनिश आउटसाइड इट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सिर्फ अंदर अंदर है, बाहर नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू द सरफेस एस यूजिंग द गॉस लॉ। तो अगर हम यहाँ पर बोलें कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी एरिया में से पास हो रहा है, तो अगर किसी एरिया में से पास हो रहा है सो व्हाट इज द फ्लक्स, बिकॉज याद करो अपन ने एक अंदर एरिया बनाया था, अगर आपको याद हो। मान लेते हैं ये एरिया ए है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्लक्स जाएगा ना। फ्लक्स क्या होता है, किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस निकल रही है। तो यहाँ पर ये जो फ्लक्स आ रहा है ना, ये जो फ्लक्स हो रहा है इसको हम गॉस के लॉ से निकाल सकते हैं। गॉस का लॉ आप सभी को पता है क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E डॉट dA, है ना। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, तो यही हमें लगाना है। तो टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा, है ना। अच्छा अभी बताइए, अभी हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने आपको बताया था वो होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एरिया कितना हो जाएगा A। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए वो सेम चीज ही आ रही है ना, जो आपका फाई होता है, और ये किसके इक्वल होता है, फाई के। तो वही चीज आ रही है, अगर आप दोनों तरफ से देखेंगे वो सेम चीज ही है, और ये किसके इक्वल होता है, फाई ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ऑलरेडी हमने गॉस लॉ में प्रूव भी किया है। तो अगर आपको गॉस लॉ पता है तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रल E डॉट dA इज इक्वल्स टू फाई। तो ये एक फॉर्मूला पूरा होता है जो आप जानते हैं, और इसी की हेल्प से हम जो वो होता है ना कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अलग अलग केसेस के अंदर, जब हमने वो जो डेरिवेशंस भी किए हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर की एक प्लेट की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो उसमें हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, गॉस लॉ लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर भी गॉस लॉ लगाया और हमें पता चल गया कि फ्लक्स कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर Q क्या है, Q है यहाँ पर हमारा, अगर हम बोलें कि जो चार्ज है उस कैपेसिटर पे, एप्सिलॉन नॉट हमारी परमिटिविटी होता है, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ओके। अब आगे क्या हुआ, नाउ इफ द चार्ज Q ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स चेंजेस विद टाइम। देखिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि जो करंट आ रहा है वो एक टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ वो धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है तो चार्ज भी धीरे धीरे बढ़ेगा, चार्ज अगर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर Q चार्ज कैपेसिटर पे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो हम लिख सकते हैं करंट क्या है, करंट है dQ बाय dt, क्योंकि यहाँ जो टाइम डिपेंडेंट है, तो चार्ज जो उस कैपेसिटर पे आ रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो टाइम के साथ उस कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि अगर चार्ज चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होगा। बिल्कुल सर होगा, फ्लक्स कांस्टेंट थोड़ी रहेगा,
देखो एरिया तो कांस्टेंट है बट चार्ज जो है वो तो बदल रहा है ना, क्योंकि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फ्लक्स, हमने पढ़ा था ना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू फ्लक्स। तो अगर चार्ज टाइम के साथ डिपेंडेंट है तो फ्लक्स भी होगा। तो वही चीज हमने करी, डी फाई बाई डी टी निकाला। अब हमने क्या किया, फाई की जगह वैल्यू रख दी, है ना। तो ये कितना हो गया, Q एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। जब हमने इसको सॉल्व किया सो व्हाट विल गेट, सॉरी ए नहीं आएगा, तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, d बाई डी टी ऑफ फ्लक्स क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये बन जाएगा d Q बाय डी टी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स में चेंज। सिंपल सी चीज है, फ्लक्स में चेंज क्या होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारे चार्ज में चेंज। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दिस इंप्लाइज दैट फॉर इनकंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से करंट इंड्यूस होगा, बिकॉज हम जानते हैं फ्लक्स का चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, तो यहाँ से जो हमारा करंट है I वो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया सर, करंट का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, बस डी क्यू बाई डी टी की जगह हमने ये रख दिया, तो एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहाँ पर कर दिया। देखो मैं फिर बताता हूँ, अच्छे से समझ लो यहाँ पर क्या क्या करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए फिर देखिए, मैंने आपको बोला था कि जो फ्लक्स होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने ये बोला कि करंट होता है डी क्यू बाय डी टी, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर हम ये भी जानते हैं कि अगर चार्ज चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा, तो डी फाई बाई डी टी क्या होगा, तो डी फाई बाई डी टी होगा डी बाई डी टी ऑफ किसका, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डी क्यू बाई डी टी और 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये हमारा डी फाई बाई डी टी आ गया। हम जानते हैं करंट क्या है, तो करंट क्या होगा, तो ये करंट होगा डी फाई बाई डी क्यू बाई डी टी, यहाँ से इसकी वजह रखेंगे, ये फाई यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा डी फाई बाई डी टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें ये करंट यहाँ से एक मिला। अब ये करंट कौन सा है, ये करंट है इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो करंट है ये अलग से बना है, बट ये कैसे बना है इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। ये करंट तभी बनेगा जब टाइम के साथ चार्ज चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। तो बेसिकली यहाँ पर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा ये करंट बना है। अभी मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट को कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है, बट आगे जाके आपको पता चलेगा यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट बनने वाला है और यही हमें बताएगा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अभी आप थोड़ा सा कड़ियों को जोड़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत ये तो आइडिया हो गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट या फिर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, डिस्प्लेसमेंट करंट को अभी भूल जाओ, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो किसकी वजह से बन रही है, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर हम इनकंसिस्टेंसी को हटा दें, उसको दूर कर दें, तो हम प्रूव कर देंगे कि अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से आई है। और इंट्रोडक्शन में क्या बोला था, यही तो बोला था, यही तो प्रूव करा है मैक्सवेल ने कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब आगे जाके आप देखेंगे यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी दिखेगा। तो ये एनसीईआरटी के अंदर हमें कुछ इस तरीके से समझाया हुआ है। अभी भी मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अभी तक कुछ आइडिया नहीं दिया है, बट आपको थोड़ा सा कहते हैं ना हिंट मिल चुका है कि हमें एक करंट मिला है यहाँ पर नया, जो कि क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ओके, तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जो करंट हमें यहाँ पर मिला है वो एक नया करंट है, जो ऑलरेडी हमें बाहर सोर्स से मिल रहा था वो करंट नहीं है, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर एक नई टर्म हमें मिली है, नया करंट हमें मिला है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है कि वही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, और वही करंट है जो हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ की जो इनकंसिस्टेंसी है उसको हटा रहा है। अभी हम चलो उसके बारे में बात करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। दिस इज द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा था, जो कि क्या था, B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहां पर अगर आप देखेंगे एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग है ये वाला करंट या ये वाली टर्म। तो यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी है वो हमें मिल चुकी है, या जो उसकी लिमिटेशन थी वो हमें मिल चुकी है, कि जो हम चाहते थे कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो हर जगह पर सेम मैग्नेटिक फील्ड दे, उसमें वो कॉन्ट्राडिक्शन ना आए कि बाहर कुछ और दे रहा है अंदर वो जीरो दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह वो सेम देना चाहिए। तो वो सिर्फ इसी से दूर हो सकती है कि अगर आप ये करंट को भी एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐड कर देंगे, ठीक है।
So we generalize this law by adding to the total current carried by conductors through the surfaces. तो हमने इसको जर्नलाइज कैसे किया, इस लॉ को हमने दोनों करंट को जोड़ दिया। देखिए आगे जाके वैसे मैं आपको बताऊंगा, पर बता देता हूं दो करंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने। देखो एक करंट वो है जो आपको सोर्स से मिल रहा है, किससे मिल रहा है, सोर्स से मिल रहा है। ये जो करंट होता है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट। जो आपको कंडक्शन, जो वायर है उसके अंदर जो करंट आपको ये मिल रहा है, जो कंडक्ट हो रहा है इस वायर में, दैट इज अ कंडक्शन करंट। तो अगर हम इसको थोड़ा जनरलाइज करें तो वी विल नॉट से इट आई, लेट्स हम इसको IC बोल देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि ये IC करंट जो है ये सर्किट में जो करंट है वो है। बट अंदर जो करंट अभी हमने देखा यहाँ पर, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो ये करंट जो है, ये करंट हमें डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको हम कहते हैं, तो इसको हम ID लिखेंगे आगे जाके। तो बेसिकली टोटल करंट इस पूरे सर्किट में कितना हो जाएगा, तो वो इन दोनों करंट का एडिशन होगा, यानी कि दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल करंट इज कैरिड बाय द कंडक्टर, ठीक है, थ्रू द सरफेस। अनदर टर्म विच इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द रेट ऑफ, कौन सी टर्म को ऐड करना है, ये वाले करंट को, जो कि क्या है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चेंज इन फ्लक्स, जो ही चीज यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। फॉर दिस इज डन देयर विल बी नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेनिंग एनीवेयर ना यूजिंग द जनरलाइज्ड एम्पियर लॉ। तो अगर ये जनरलाइज्ड एम्पियर लॉ हम यूज करेंगे तो जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हमारी प्रॉब्लम्स थी कि यार मैग्नेटिक फील्ड बाहर कितनी अंदर कितनी अलग अलग क्यों आ रही है, तो वो सब हट जाएगी और हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। वो मैं आगे जाके आपको प्रूव करके बताऊंगा इक्वेशंस के थ्रू कि कैसे वो चीज इन्होंने इसमें डिस्कस करी है, ठीक है। बट ये चीज समझ में आ गई कि ये एक नया करंट आ गया जो कि एम्पियर सर्किटल लॉ में जुड़ना चाहिए। जैसे ही हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ में जो इनकंसिस्टेंसी थी वो हट जाएगी और हमें हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। देखो स्टोरी को मत भूलना, जो मेन एम है स्टोरी का वो मत भूलना। हमें प्रूफ क्या करना था कि कैपेसिटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर हम ये बोल सकते हैं कि वो फील्ड बनी है इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से। तो ये वाला जो एम है वो मत भूलना। एंड में हमें यही प्रूव करना है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। बट हमें उसको प्रूव करने के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ को सही करना था, तो उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर निकाला है, ठीक है। तो उस चीज को आप ना भूलना। बी एट अ पॉइंट P इज नॉन जीरो नो मैटर विच सरफेस यूज फॉर कैलकुलेटिंग। तो जो P की वैल्यू, जो P पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो सेम रहनी चाहिए, भले आप कोई भी सरफेस एरिया आप उसमें ले सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो भी हमने डिस्कस किया था वही एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो देखिए लाइन बाय लाइन हम चल रहे हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि आपको बुक में कोई लाइन पढ़ो और आपको समझ में नहीं आएगी ये क्या दिया हुआ है। तो इसलिए मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहा हूं और आपको भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। लाइन बाय लाइन चीजें समझनी है कि एनसीईआरटी हमें क्या समझा रहा है, बिकॉज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही बनते हैं। तो एनसीईआरटी को थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन आप बुक में भी अपने मैच कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट के टॉपिक में आपको जो दिखेगी थ्योरी वो यही है, तो मैं लाइन बाय लाइन आपको समझा भी रहा हूँ। Now B at a point P outside the plate is same as the point M just inside it should be। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर था P पे और अंदर भी सेम होगा, जो कि मैंने अभी आपको बोला है। The current carried by conductor due to flow of charges is called conduction current। जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो करंट आपको कैपेसिटर के बाहर दिख रहा है, दिस करंट इज नोन एज कंडक्शन करंट, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, IC। मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। तो एक करंट तो हो गया जो आपको बाहर मिल रहा है, तो ये हमारा IC करंट हो गया। द करंट गिवन बाय इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, वो इक्वेशन जहां से हमने एक नया करंट निकाला था, जो क्या निकाला था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। अब ये जो करंट होता है इसके बारे में बात करते हैं, इट्स अ न्यू टर्म। दिस इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन कर रहा हूं, देखो लाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है कि ये जो नया करंट आया है, नई टर्म आई है, ये किसकी वजह से आई है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अब दिस इज देयरफॉर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहां जाके रिवील हो चुका है कि ये जो करंट हमने निकाला है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये असल में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो मैंने यहां पर क्या यूज कर दिया, ID। तो ID कहां बन रहा है, कैपेसिटर के अंदर बन रहा है। बाहर कौन सा है, कंडक्शन करंट है। तो दो करंट हमारे पास हो गए, ठीक है। तो वही चीज आगे समझाई है। दिस फिगर शोज दैट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस्ड अबव। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि बाहर तो था ही था, अंदर क्या है, देखो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस आपको दिख रही हैं, और दूसरी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ रही है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो बेसिकली एक डायग्राम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनसीईआरटी के अंदर, जो कि सिर्फ आपको ये बता रहा है कि देखो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, दोनों फील्ड एक साथ है, ठीक है।
बट ये M पे जो ये फील्ड बनी है B, ये किसकी वजह से बननी है ये मत भूलना, जो बनाता है भैया उसको याद रखो, क्योंकि यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ओरिजिन है। आगे जाके हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो यहीं से हमें समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। तो मैं आपको बता रहा हूं ना, सारे जो आपकी अलग अलग रस्सी के टुकड़े हैं एंड में जाके वो सब जुड़ जाएंगे और लंबी रस्सी बन जाएगी। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा सर हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या पढ़ना था। डोंट वरी, हर चीज को मैं लिंक करूंगा आपको एंड तक। अगर आप ये वीडियो को देखेंगे, सीरीज को देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये जस्ट एक डायग्राम था जो दिया हुआ है। अब जो सबसे मेन यहाँ पर पॉइंट है जो आपको डिस्कस यहाँ पर मैं करना चाहता हूं वो ये है, द जर्नलाइज्ड मेड बाय द मैक्सवेल देन इज एज फॉलोइंग। फिर उस मैक्सवेल ने बेसिकली मैक्सवेल ने क्या किया, उसको जर्नलाइज किया एम्पियर सर्किट लॉ के। तो उन्होंने बोला द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट द कंडक्शन इलेक्ट्रिक करंट। ये लाइन को बहुत अच्छे से देखो, बिकॉज यही हमें डिस्कवरी करने वाला है जो हम चाहते थे। पहला एम नहीं भूलना, ठीक है। मैक्सवेल ने कहा द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जस्ट द कंडक्शन करंट। सिर्फ कंडक्शन करंट ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना रहा है, बट ऑल्सो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज हुआ है उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये ही तो मैं आपको चाहता था प्रूफ करना। देखिए मैक्सवेल ने वो प्रूफ करके दिखा दिया, ठीक है। मोर प्रिसाइजली द टोटल करंट आई इज द सम ऑफ, जैसा कि मैंने बताया था टोटल करंट क्या होगा, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि द करंट आई इज द सम ऑफ कंडक्शन करंट डिनोटेड बाय आईसी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डिनोटेड बाय आईडी। आईडी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका टोटल करंट आईसी प्लस आईडी। अब चलिए चाहो तो इसका फॉर्मूला आप खोल सकते हैं। तो आईसी को तो मैंने वैसा का वैसे लिख दिया, आईडी हमने निकाला था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। वही चीज यहां पर आपको मेंशन है। तो ये है हमारा जर्नलाइज्ड फॉर्म। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कई बार पुराने टाइम में हम इस पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट करंट को एक और नाम से जानते थे, है ना, तो वो हमें यहाँ पर नहीं करना है, हमें इसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से ही जानना है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो असल में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट से भी नहीं बनती है, वो डिस्प्लेसमेंट करंट से ही बनती है। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से क्या बना, डिस्प्लेसमेंट करंट बना, डिस्प्लेसमेंट करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी, और मैग्नेटिक फील्ड बनी तो हमारा जो एम्पियर सर्किटल लॉ था वो रेक्टिफाई हो गया, वो हमने प्रूव कर दिया। और यहां से हमें ये भी प्रूव हो गया कि भैया एम्पियर सर्किटल लॉ भी सही है और हमने जो बोला वो भी सही है। अब दोनों खुश। और हमने ये भी प्रूव कर दिया, मतलब मैक्सवेल ने ये भी प्रूव कर दिया कि जो वो चाहते थे कि वो कन्वर्स भी ट्रू है कि नहीं, जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जो आपको ढंग से समझनी है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे काम आने वाली है। स्टार्ट। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि हमारे पास जो इक्वेशन आई थी डिस्प्लेसमेंट करंट की, जब उसको हमने एम्पियर सर्किटल लॉ में जोड़ा तो अब हमारे पास टोटल करंट आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, और एनसीईआरटी ये हमें बताती है कि कैसे ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला है या मैक्सवेल ने जो हमें एक्सप्रेशन दिया है टोटल करंट का, कि क्या वो हर जगह वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर आप यहाँ पर लाइन पढ़ेंगे तो जैसा कि हमने पहले देखा था, हमने क्या देखा था, देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी। जब हमने देखा था कि ये जो कैपेसिटर था इसके बाहर जब हमने कोई पी पॉइंट लिया था तो हमें हमारा वो मिल गया था, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया था। अब दूसरी बात ये है कि ये तो चलो हमने वेरीफाई कर दिया, बट अगर अब अंदर देखें तो अंदर की जगह पर क्या हुआ था, अंदर हमने देखा था कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है जिसकी वजह से वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर हम ये वाली कंडीशन लें, दोनों कंडीशन में क्या वो हमारा जो टोटल करंट का एक्सप्रेशन है क्या वो काम करता है। तो बहुत सिंपल है कि यस। तो ये एक वो जगह है जहां पर हमें पता चलता है कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ में जो भी हमारी इनकंसिस्टेंसी थी वो हमने दूर कर दी है। अब आप बोलेंगे सर वो कैसे, याद करिए पहले क्या था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पे आया था, कुछ वैल्यू आई थी, याद करो क्या आई थी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो एज पर आर फैक्ट यहाँ पर भी उतनी आनी चाहिए, बट ऐसा आ नहीं रहा था। एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या पता चला कि यहाँ तो बी 0 है, तो इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंसी दूर करनी थी कि बी बदलना नहीं चाहिए, बी तो उतना ही रहना चाहिए। तो उसके लिए हमने डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला था। अब कैसे ये चीज करेक्ट है, तो अब सुनना यहाँ पर, इन एक्सप्लिसिट टर्म दिस मींस दैट द आउटसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स वी हैव ओनली कंडक्शन करंट। तो जब हम कैपेसिटर के बाहर देखते हैं,
जब हम कैपेसिटर के बाहर देखते हैं तो हमारा जो टोटल करंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो IC प्लस ID होता है, राइट। जहां पर हम जानते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या आया था, वो आया था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, है ना। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि जब हम कैपेसिटर के बाहर देखते हैं तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो नहीं आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट तो कैपेसिटर के अंदर आता है और वो आता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ लिया, तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाता है, और जब मेरा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो जाएगा तो मेरा टोटल करंट IC करंट ही होगा, और इस केस में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, राइट। तो जब हम कैपेसिटर के बाहर लेते हैं तो ये वाला करंट जीरो हो जाता है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी। पर जब हम कैपेसिटर के अंदर लेते हैं तो हमारा कंडक्शन करंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज सोर्स से थोड़ी जुड़ा हुआ है ये करंट का, है ना। ये जो कैपेसिटर के अंदर का हिस्सा है, यहाँ तो कंडक्शन करंट होगा नहीं, यहाँ पर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस केस में हमारा अगर कंडक्शन करंट जीरो हो गया तो हमारा टोटल करंट ID के बराबर आ जाएगा, और जब ID के बराबर आ जाएगा तो हमें अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। तो पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है, भली आप कैपेसिटर से बाहर हो, भली आप कैपेसिटर के अंदर हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि द कंडक्शन करंट जो होता है, जो टोटल करंट होता है, वही कंडक्शन करंट के बराबर होता है, नो डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तब है जब हम कैपेसिटर के बाहर की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड इनसाइड द कैपेसिटर, बट जैसे हम कैपेसिटर के अंदर जाते हैं, देयर इज अ कंडक्शन करंट IC, यानी कि IC यहाँ पर क्या होता है, जीरो, क्योंकि अंदर कंडक्शन करंट है नहीं, तो देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट करंट, और वही हमारे टोटल करंट के बराबर हो जाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से कि वो हमारी जो इनकंसिस्टेंसी थी एम्पियर सर्किट लॉ में, वो मैक्सवेल ने दूर करी, और किस तरीके से उन्होंने दोनों जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको क्लैरिफाई किया कि कैसे अब हमारा एम्पियर सर्किट लॉ है जो कंप्लीट है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट करंट उसमें ऐड करना पड़ेगा। बट अगर बाहर है तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होता है। बट वो एरिया जहां पर करंट नहीं है, कंडक्शन करंट नहीं है, जहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट आता है और वो हमें मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने हमें यही चीज समझाई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और इन्होंने क्या कहा है। तो अब यहां से क्या हुआ कि हमने एम्पियर सर्किट लॉ का एक जर्नलाइज्ड फॉर्म निकाल दिया। हमने बोल दिया कि यार जो अभी तक एम्पियर सर्किट लॉ चल रहा था दैट इज फाइन, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी थी, जो हर जगह हमें सेम मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा था। तो उसको हमने जब जर्नलाइज किया, बेसिकली मैक्सवेल ने जब उसको जर्नलाइज किया, तो उन्हीं के नाम पर इसको हमने रख दिया। जैसे कि आप यहां पर देखते हैं, द जर्नलाइज्ड एंड द करेक्ट Ampere circuit law has the same form as equation, which one difference, the total current passing through any surface of which the closed surface is the perimeter is the sum of the conduction current and displacement current। ये हमने पहले ही देख लिया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो टोटल करंट होता है वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के बराबर होता है, एंड दैट इज बेसिकली अ करेक्ट और अ जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। अब बात यहां पर आती है कि अब इस जर्नलाइज्ड फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मैक्सवेल जी ने इसके ऊपर इतना काम किया है, इसको करेक्ट किया है, इसको जर्नलाइज किया है ना, इनकंसिस्टेंसी को दूर किया है, तो उनका नाम तो बनता है। तो इसीलिए हमने अब इस जर्नलाइज्ड फॉर्म को या फिर इस करेक्ट फॉर्म को हमने क्या नाम दे दिया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्या बोल दिया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। तो आगे से जाके अगर आपको ये समझना होगा कि यार ये अब एम्पियर मैक्सवेल लॉ क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है। हम जानते हैं हमारा एम्पियर सर्किट लॉ क्या था, बी डॉट क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना। उस समय तो सिर्फ ये IC था, कंडक्शन करंट था, बट अब हमें पता है जर्नलाइज्ड फॉर्म में क्या होगा कि अब दोनों करंट जुड़ जाएंगे। तो एक तो हो जाएगा म्यू नॉट आई सी और एक हो जाएगा म्यू नॉट आई डी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्नलाइज्ड फॉर्म, एक हमारा पास तो कंडक्शन करंट है और दूसरा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट है। फिर उन्होंने क्या किया है, इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। सो दिस इज बेसिकली अ एम्पियर मैक्सवेल लॉ विच इज अ जर्नलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एनसीईआरटी में बहुत ही खूब तरीके से, अच्छे तरीके से पूरा स्टोरी के फॉर्म में आपको चीज समझाई है। बट रिमेंबर, हमारा मेन एम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, और हम ये प्रूव करना चाहते थे, मैक्सवेल का ये पॉइंट प्रूव कर रहे थे कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके चेंज से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और इसकी हेल्प यहाँ पर कौन कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप जान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ पर इसीलिए आया है, वो हमें सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, टाइम वेरी होती है, वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। और उसकी वजह से हमने ये भी कह दिया कि एम्पियर सर्किटल लॉ जो हम पहले यूज करते थे उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसको भी हमने करेक्ट कर दिया, और उस करेक्ट फॉर्म को बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल लॉ, और उसकी इक्वेशन आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ और स्टोरी यहां पर लिखी है, कुछ और थ्योरी लिखी है, चलिए पढ़ लेते हैं। इन ऑल रिस्पेक्ट द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज द सेम फिजिकल इफेक्ट्स एज ऑफ कंडक्शन करंट। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया तो पता नहीं कोई अलग ही तरीके का, अलग ही ग्रह का करंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो एक फिजिकल क्वांटिटी, जो जो एक ना जो नेचर होता है, जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है एक नॉर्मल कंडक्शन करंट की, वो सारी प्रॉपर्टीज उस करंट की भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप उसको अलग से समझेंगे, पता नहीं कोई और ही करंट आ गया, नहीं, करंट तो करंट है। तो कंडक्शन करंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम रहेगी डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब ये कह रहा है कि इन सम केसेस, फॉर एग्जांपल स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बदल नहीं रही है, इन अ कंडक्टिंग वायर द डिस्प्लेसमेंट करंट मे बी जीरो सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ई डज नॉट चेंज विद टाइम। ये भी हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ चेंज ना हो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो सकता है। तो यहां पर आपको ये चीज पे थोड़ा ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट करंट तब ही बनेगा जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बदले। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्टेडी है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्टेडी है, कांस्टेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी। कभी कभी ऐसा हो सकता है बिकॉज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट नहीं रखना है, लगातार उसको चेंज करना है, राइट। ठीक है, आगे कह रहा है कि इन अदर केसेस द एग्जांपल द चार्जिंग कैपेसिटर अबव बोथ कंडक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेस। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हमने ये बनाया था, राइट, हमने कैपेसिटर बनाया था, तो ये अलग रीजन है, अंदर वाला अलग रीजन है। तो बाहर वाले रीजन के अंदर हमने देखा कंडक्शन करंट है, अंदर वाले रीजन के अंदर देखा हमने डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो वो यही कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे बोथ मे बी प्रेजेंट इन द सेम रीजन ऑफ द स्पेस एज देयर एग्जिस्ट नो परफेक्ट कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग मीडियम। तो एज सच अगर हम आइडियली बात करें तो हम अलग से कर सकते हैं कि एक कंडक्टिंग मीडियम है और एक हमारा इंसुलेटिंग मीडियम है, बट रियलिटी में ना तो कोई प्योरली कंडक्टिंग होता है, ना ही कोई प्योरली इंसुलेटिंग होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं एक ही रीजन में कंडक्शन करंट और हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट भी बन सकता है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है बिकॉज ये प्रैक्टिकल सिनेरियो है, राइट। बट अभी हम जो पहले एग्जांपल ले रहे थे उसमें हम अलग अलग रीजन कर रहे थे। एक रीजन जो है वो कंडक्टिंग रीजन है, एक रीजन हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए रीजन है, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता क्योंकि प्योर कंडक्टर और प्योर इंसुलेटर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो इसीलिए एक ही रीजन में दोनों करंट भी बन सकते हैं, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, और यही हमें एनसीईआरटी यहां से समझाता है। आई होप आपको लाइन बाय लाइन में समझा रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहे कि एनसीईआरटी हमें क्या कहना चाहती है। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो लाइंस को स्किप कर देते हैं, और हमें क्या पता उसी लाइन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल मिल जाए। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को जरूर समझना है, और वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए इससे आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या इसके अंदर हमें समझाया गया है। Most interestingly, there may be a large region of space where there is a no conduction current, but there is only a displacement current due to time varying electric field. ये कह रहा है कि ज्यादातर हमें बड़े रीजन्स हमें कंडक्टिंग करंट के मिलेंगे या कंडक्शन करंट के मिलेंगे, बट जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है ये बहुत लिमिटेड जगहों पर होगा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम वेरिंग होगी, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन सच अ रीजन वी एक्सपेक्ट अ मैग्नेटिक फील्ड थ्रो देयर इज अ नो कंडक्शन करंट सोर्स नियर बाय। द प्रिडिक्शन ऑफ सच अ डिस्प्लेसमेंट करंट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। पर ऑल्दो वो रीजन बहुत कम होते हैं जहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता है, बट जहां पर भी ये रीजन मिलता है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है, तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आप कह सकते हो उसको सेंस करना या उसको हमें बताना कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, वो हम एक्सपेरिमेंटली भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझाई है, इट कैन बी वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। For example, a magnetic field, say at a point M between the plates of a capacitor in figure, जो हमने पहले फिगर देखा था कि कैपेसिटर था और बीच में यहाँ पर एक पॉइंट M था, तो यहाँ पर
आपको बोल रहा है कि कैन बी मेजर्ड एंड सीन टू बी सेम एज दैट जस्ट आउटसाइड द पी। तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा था, जो पॉइंट पी था आउटसाइड द कैपेसिटर, वहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी दैट विल बी सेम इनसाइड द जो हमारा कैपेसिटर है। क्योंकि हमने जब कैपेसिटर लिया था, अगर आपको याद हो, तो वहां पर हमने एक एम पॉइंट लिया था, तो एम पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू और जो पी पॉइंट जो आउटसाइड था उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है। एंड दिस वी कैन बी डन एक्सपेरिमेंटली, राइट। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर लिखी है, कहानी चल रही है, चलने देते हैं, ठीक है। फिर आगे कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट करंट हैज लिटरली फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज। अब जाके हम थोड़ा सा समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंसेज की बात कर रहा है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए हमारा मेन चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, कहां से ये बनती है, तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज है। बेसिकली जहां पर भी आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा, दैट मींस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है विदाउट कंडक्शन करंट, दैट मींस उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और वो कॉन्सिक्वेंसेज डोंट वरी अच्छे ही होंगे, और इस कॉन्सिक्वेंसेज से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती है। वो हम आगे जाके समझेंगे आगे वाले सेक्शन में कि कैसे वो बनती हैं और कहां से वो ओरिजिन उनका होता है। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि यही डिस्प्लेसमेंट करंट का एक कॉन्सिक्वेंस है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। वन थिंग दैट वी इमीडिएटली नोटिस इज दैट द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नाउ मोर सिमेट्रिकल। अब ये मैक्सवेल ने जितना भी कुछ यहाँ पर किया है, तो उससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रिक्स जो हमारा इलेक्ट्रिकल के जो लॉ थे, इलेक्ट्रिसिटी के लॉ थे, जो मैग्नेटिक के लॉ थे, जो भी हमने पढ़े फैराडे और स्टर्ड, है ना, तो मैक्सवेल के जो लॉ है, ये सब अगर हम देखें अब थोड़ा सिमेट्रिकल है। नाउ दे आर ओके, नाउ दे आर कंसिस्टेंट। अब इसमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी हमें नहीं दिख रही आफ्टर वी आर एडिंग द डिस्प्लेसमेंट करंट। Now Faraday's law of induction states that there is an induced EMF equal to the rate of change of magnetic flux. तो जैसा कि आपको पता है फैराडे ने क्या बोला था, एक बार मैं आपको रिवाइज भी करा देता हूं। इसने कहा था कि मान लो हमारे पास ये एरिया है, अब इस एरिया में से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को पास कराता हूं, है ना, लेट्स से इसका एरिया ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बी है, तो जो फ्लक्स होता है वी ऑलरेडी नो दैट इज बी ए। क्या बोला था हमें फैराडे ने बोला था कि अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम यू विल इंड्यूस्ड अ ईएमएफ। यानी कि अगर आपको ईएमएफ बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इंड्यूस करंट बनाना है, तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। एंड मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज थ्रू मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज एरिया, तो वो एक अलग स्टोरी है। बट पॉइंट यहाँ पर यह है कि फैराडे ने बोला था कि अगर आपको इंड्यूस करंट बनाना है, जो ही आपको यहाँ पर बोला हुआ है इंड्यूस ईएमएफ बनाना है, उसके लिए आपको मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना पड़ता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसी को फिर यहाँ लिंक किया है। नाउ सिंस द ईएमएफ बिटवीन द 2 points 1 and 2 इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज टेकिंग इट फ्रॉम 1 or 2, द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ईएमएफ इंप्लाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां तक तो हमने ये समझ लिया था कि यार मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर मैं चेंज करूंगा तो हमें ईएमएफ मिलेगा। अब ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चार्जेस जो चल रहे हैं उनको कितनी एनर्जी, उन पे कितना हमने वर्क किया है, राइट। तो जितना आप इन पे वर्क करेंगे, तो जब चार्ज चलेंगे तो बेसिकली ये किसका हमें साइन दे रहे हैं कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली बात है, अगर चार्जेस चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, है ना, तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल होती है, और जब चार्जेस चलते हैं दैट मीन्स एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो इसका मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखिए कैसे ये बेसिकली प्रूव कर रहे हैं बार बार हमें कि जिस तरीके से फैराडे ने कहा था कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलता है, और उस इंड्यूस ईएमएफ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। अब आप समझ पा रहे हो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अब ये प्रूव क्या करने वाले हैं कि अब इसी तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो सो वी कैन हमने रिफ्रेज किया है कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय सेइंग दैट मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विद टाइम गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्होंने बीच की सारी चीजें हटा दी। अब वो फ्लक्स को भूल जाओ, है ना, अब आप इंड्यूस ईएमएफ को भूल जाओ, डायरेक्ट आप पॉइंट पे आओ। आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया टाइम के साथ, तो उससे हमने डायरेक्ट क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो बीच का जो लिंक था अभी उसको इन्होंने यहाँ से हटा दिया, वो नॉइज जो थी वो हटा दी, बिकॉज हमारा मेन फोकस क्या था स्टार्टिंग से, यही था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूं टाइम के साथ तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। बट वहां पर हम ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ में उलझे रहते हैं, बट ये सीधा पॉइंट पर आया है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, खत्म। अब
Then the fact that an electric field changing with time give rise to magnetic field is the symmetrical counterpart and it is consequence of the displacement current being source of magnetic field. मैंने क्या कहा था, ये फैराडे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि एंड में यही प्रूव करेंगे कि जिस तरीके से फैराडे ने ये चीज कही थी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, उसी तरीके से मैक्सवेल ने हमें ये कहा कि सिमिलरली इसका काउंटर पार्ट या इसका कन्वर्स या इसका उल्टा ये हो सकता है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे यू विल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड. रिमेंबर, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंड्यूस्ड और विल एक्चुअली डेवलप मैग्नेटिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. तो देखिए वही चीज को इन्होंने वापस कैसे प्रूफ किया, फैराडे की बात को पकड़ा, वहां से उन्होंने एक चीज को समझाया और उसको उल्टा करके वापस हमें यही बता दिया कि देखिए अगर वो सही है तो हमारा भी पॉइंट सही है, ऑल्दो वी ऑलरेडी प्रूव्ड, बट थ्योरी है, पूरा स्टोरी चल रही है. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आगे क्या कह रहे हैं, थस टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स राइज टू ईच अदर. तो अब दोनों हमने पॉइंट सुन लिए, हमने फैराडे का भी देख लिया, हमने मैक्सवेल का भी देख लिया, तो हम यहाँ पर अब क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं ना कि टाइम डिपेंडेंट जो टाइम के साथ बदलती इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है गिव राइज टू ईच अदर. तो दोनों एक दूसरे को बनाती है. फैराडे से भी देख लिया और हमारे यहाँ पर एम्पियर मैक्सवेल के लॉ से भी देख लिया. ठीक है, Faraday laws of electromagnetic induction and Ampere-Maxwell law gives a quantitative expression for this statement with the current being the total current as in equation. जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. तो फैराडे की इक्वेशन और एम्पियर मैक्सवेल की इक्वेशन से हमें यही तो पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकती है. ठीक है, ओके. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस सिमेट्री इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. एंड में जाके हमें इन्होंने आइडिया दिया है विच वी डिस्कस इन द नेक्स्ट सेक्शन. यानी कि ये जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज से मैग्नेटिक फील्ड बनना, इससे हमें मिलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था ना कॉन्सिक्वेंस क्या है. अब ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, बट इस सेक्शन में हमें ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आई है और उसके लिए हमने क्या क्या प्रूव करते हुए आए हैं. तो देखिए एनसीईआरटी जब अब डिजाइन की जाती है तो इसलिए की जाती है आपको पूरा एक फ्लो दे. तो अब आपको फ्लो समझ में आ रहा है. ठीक है, एंड में मैं आपको एक फाइनल फ्लो दे दूंगा कि क्या इससे हमें क्रक्स है जो हमें समझना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा. बट अभी आपको ये समझ में आ गया कि इतना जो हमने यहाँ पर बात करी है डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस यही है कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है. तो आपका मेन वही पॉइंट यहाँ पर आ गया जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. अब बात आती है कि मैक्सवेल की कौन कौन सी इक्वेशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए. ऑल्दो इसमें से कुछ इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कुछ अभी हमने यहाँ पर डिराइव करी है या निकाली है, वो भी आपको आनी चाहिए. तो ये इक्वेशंस आपकी बहुत हेल्प करेगी जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. अगर आप देखेंगे टोटल 4 इक्वेशंस है जो आपको आनी चाहिए. कुछ तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, जब किसी क्लोज सरफेस में से चार्ज इनक्लोज्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं जो EDA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं. ठीक है, अब आता है सेकंड जो कौन सा है, जो हमारा गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में है, वो कहता है किसी क्लोज सरफेस के अंदर B डॉट DA जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है. ओके, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. यहाँ से स्टार्ट देखिए होता है फैराडे का लॉ. फैराडे का लॉ वैसे तो हमें क्या कहता है कि जब भी किसी में फ्लक्स का चेंज होता है दैट विल गिव राइज टू इंड्यूस ईएमएफ. और अभी मैंने आपको क्या बोला, इंड्यूस ईएमएफ से इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है. तो देखिए वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है. तो ये इक्वेशन पे ध्यान देना है, ये फैराडे का लॉ है. फिर आता है अभी जो हमने जिसके बारे में बात करी एम्पियर मैक्सवेल लॉ, वो ये कहता है कि किसी भी एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए इक्वेशन जो होती है क्लोज सरफेस के अंदर क्लोज इंटीग्रल में B डॉट DL इज इक्वल्स टू, पहले था क्या म्यू नॉट I, बट अब यहाँ पर म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID होगा. यानी कि टोटल यहाँ पर कंडक्शन करंट और हमारा जो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर, इसको अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ पर इसको आप ID कर देना, फिर आप चाहो तो इसको और खोल सकते हैं, और दैट इज इक्वल्स टू जो सबसे इंपॉर्टेंट है d phi बाई dt. यानी कि देखो यहाँ पर ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स,
मैग्नेटिक फील्ड बन रही है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही तो प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। तो ये 4 इक्वेशंस आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगी, आराम से उनको पढ़ें और ये याद रखें क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलेंगे। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी के अंदर मिलेगा और काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूं तो काफी सारी वैल्यूज इसमें दी गई है, तो चलिए एक एक करके पहले चीज को समझते हैं कि क्या हमें दिया हुआ है, क्या हमें गिवन है, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं हमें फाइंड आउट क्या करना है और किस तरीके से अभी हमने जो डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा है उससे ये कैसे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन वाली चीज को थोड़ा सा हम समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन को भी पढ़ता हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो हमें यहाँ पर रेडियस दी गई है प्लेट्स की 1 मीटर। ठीक है, ओके। हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1, तो आपको कैपेसिटेंस दिया गया है 1 नैनो फैरेड। 1 नैनो फैरेड इज 10 टू द पावर -9 फैरेड। ठीक है, सिंपल। एट t इक्वल टू 0 इट इज कनेक्टेड टू अ चार्जिंग इन अ सीरीज विद द रजिस्टर R। रजिस्टर दिया हुआ है R और वो दिया हुआ है आपको कितना 1 एम ओम। ठीक है, तो ये हमारा मेगा है, तो ये हमारा 10 टू द पावर 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है अक्रॉस एक बैटरी, बैटरी का वोल्टेज भी दिया हुआ है, तो V हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट। ठीक है, चलिए कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P हाफ वे बिटवीन द सेंटर ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर है, इसके जस्ट सेंटर में एक पॉइंट है P, उस P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है सेंटर। ठीक है, आफ्टर t इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, तो आपको जो टाइम लेना है वो लेना है 10 टू द पावर -3 सेकेंड। ओके, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट टाइम t इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो आपको एक इक्वेशन दी गई है, चार्ज जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है, वो है cv ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर -t बाय टाउ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको इक्वेशन दी गई है, वेयर द टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल्स टू CR, जहां पर आपको कह रहा है कि जो टाउ है वो CR के बराबर है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर सारी जो वैल्यूज थी जो गिवन थी वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर ये सारी वैल्यू चलो ठीक है, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है और कैसे ये डिस्प्लेसमेंट करंट से लिंक करता है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं और इसको समझते हैं। अब देखिए हमें जो यहाँ पर निकालना है, ठीक है, हमें यहाँ पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर में निकालनी है, और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हमारे पास कैपेसिटर होता है और इसके बीच में अगर कोई पॉइंट होता है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होता है बट कंडक्शन करंट 0 होता है। तो चलिए यहाँ पर एम्पियर मैक्सवेल का अगर मैं लॉ लगाता हूं तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट ID। नाउ एज हम जानते हैं कि इसमें बीच में कोई कंडक्शन करंट तो होता नहीं है, तो वो 0 है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ID। तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और यूजिंग दिस फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या है, B है। अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट d phi E बाय dt। तो यहां पर अगर मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi बाय dt। रिमेंबर ये फ्लक्स कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स है, तो ये वाला फॉर्मूला हमें एंड में यूज में करना है। जो हमें सारी वैल्यू दी है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज होगी, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा सा समझते हैं कि हमें यहाँ पर ज्यादा फोकस कहाँ रखनी है। ज्यादा फोकस हमें रखनी है फ्लक्स पे। तो पहले हम फ्लक्स निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फिर हम आगे की जो भी हमारा स्टेप है वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नाउ वी ऑलरेडी नो कि जो फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब जैसा कि आपको पता है यहाँ पर हमारा जो एरिया है यानी कि जो प्लेट्स का एरिया वो पाई आर स्क्वायर होता है। रेडियस अगर आप देखेंगे पिछली स्लाइड के अंदर तो हमारी जो रेडियस थी वो कितनी है, 1 मीटर है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो E इंटू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सो ये हमारा जो E है ये देखिए क्या बन जाएगा, तो ये जो E है ये हमारा बन जाएगा, मतलब सॉरी एरिया जो हमारा बन जाएगा सिर्फ पाई बन जाएगा क्योंकि R की वैल्यू 1 है। ओके, नाउ हम ये भी जानते हैं कि किसी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम ऑलरेडी सॉल्व भी कर चुके हैं।
Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा जो है ये एरिया क्या है, ये एरिया क्या है। एक सेकंड यहाँ पर हम ये चेंज करते हैं। देखो ये जो एरिया आपको दिया हुआ है, सॉरी ये पेरिफेरी का दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे, इसको मैं वापस एक बार करता हूँ। देखिए ई जो हमारा होता है वो क्यू अपॉन ए, इसको अपन ए डैश कह देते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब मैं आपको दो एरिया यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एरिया आपको ए डैश दिख रहा है ये है हमारे प्लेट का एरिया, सॉरी, और ए है जो हमारी पेरिफेरी का जो एरिया है जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास हो रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए डैश। अब ये जो हमारा ए डैश है ये होगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 1, तो ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये एरिया किसका है, पेरिफेरी का जो सर्कुलर रिंग है। अब जो सर्कुलर रिंग है उसकी रेडियस क्या होगी, हाफ होगी, 0.5 होगी एज पर द क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे ये 0.5 है हमारा डिस्टेंस, तो रेडियस 0.5 होगी यानी कि हाफ होगी। तो हमारा ये एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन 4, ठीक है। अब आप देखिए पाई से पाई कैंसल आउट, तो हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई। अब देखिए हम बैक अप्रोच ले रहे हैं, हमें यहाँ पर डी फाई बाई डी टी चाहिए, उसके लिए पहले हम फ्लक्स निकाल देते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब हमारे पास फ्लक्स आ गया, राइट। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट पास कि हमारे पास जो फ्लक्स आया है वो देखिए क्या आया है, वो आया है Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सो ये आया Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं डी फाई बाई डी टी, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा डी क्यू बाई डी टी। नाउ द प्रॉब्लम है सर ये डी क्यू बाई डी टी हम कहां से लाएं। तो जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमें क्यू की इक्वेशन हमें दी गई है, तो अब ये चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें अब डी क्यू बाई डी टी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है किसकी, चार्ज की। देखिए कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो इसको यहां रख लेते हैं, Q इक्वल्स टू CV 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये इक्वेशन आपको दी गई है Q की। चलिए इसका डी क्यू बाई डी टी करते हैं। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो होगा क्या, CV तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर का अगर आप करेंगे तो 1 बाई टी और ये e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो कुल मिला के ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर नहीं आता तो आप इसको थोड़ा सा समझिए तो इजीली हो जाएगा। जो मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन करते हैं उसी के हिसाब से हमने इसको किया है। नाउ थोड़ा सा बैक चलते हैं। अब यहाँ पर डी फाई बाई डी टी था, यहाँ डी क्यू बाई डी टी हम यहाँ से पुट कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी डी फाई बाई डी टी की। तो डी फाई बाई जो डी टी है वो हमारा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर रख देते हैं CV बाई टी और e की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ये आपके पास फाइनल आ गया डी क्यू बाई डी टी। अब आप इस डी क्यू बाई डी टी, सॉरी डी फाई बाई डी टी को आप उस मेन इक्वेशन में रख देंगे जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो कौन सी थी, ये वाली थी। अब इस इक्वेशन में हम ये वाली वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। सो दैट विल बी आवर आंसर। तो जैसा कि हमें पता था हमारी इक्वेशन क्या थी, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL, ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट आईडी की जगह हमने रखा था एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो डी फाई बाई डी टी की जगह रख देते हैं 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट CV अपॉन टी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और समझते हैं इसको आगे कैसे करना है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर पता है कि ये क्लोज इंटीग्रल है, तो ये बेसिकली सर्कमफ्रेंस ही तो हो गया। तो ये B इंटू 2 पाई आर रेडियस कितना था, 1/2 था, हाफ था, कर देते हैं, इक्वल्स टू। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। म्यू नॉट क्या होता है, म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। मल्टीप्लाई के अंदर देखिए क्या बच रहा है, 1 अपॉन 4 बच रहा है, टी बच रहा है, और यहाँ पर बच रहा है CV ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आप देख सकते हैं ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, B इज इक्वल्स टू
वहां सिर्फ 10 टू द पावर -7 बचा, फिर उसके बाद क्या बचा, सी वी, नीचे है टी, ई की पावर -t/टाउ। अब आप सारी वैल्यू इसमें इंसर्ट करेंगे, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या क्या वैल्यू हमें पता है। तो 10 टू द पावर माइनस ऐसा रख देते हैं, सी, याद करिए सी क्या था, तो सी था हमारा 10 टू द पावर -9, तो 10 टू द पावर -9 यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, v कितना था, 2 था, रख देते हैं। ओके, टाइम कितना है, 10 टू द पावर -3 है, इनटू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि e की पावर भी आ रही है, तो e की पावर को भी समझ लेते हैं एक बार। तो e की पावर -10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय, अब देखो टाउ यहाँ पर क्या है, अगर आप देखेंगे टाउ यहाँ पर हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट है जो कि CR के बराबर है। तो पहले अगर मैं CR निकालूं तो CR देखिए क्या हो जाएगा, C कितना है 10 टू द पावर -9 इंटू R कितना है हमारा रेजिस्टेंस 10 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -3। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। तो 10 टू द पावर -3 हम किसकी जगह रख देंगे, टाउ की जगह रख देंगे। चलिए रख देते हैं। अब देखिए ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, सो व्हाट वी विल गेट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, दिस 10 टू द पावर -3 विल कैंसल आउट, तो ये 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -13, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा e की पावर -1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, देखिए ये क्या होता है, 1/e हो जाएगा। सो 1/2.7 होता है, e की वैल्यू 2.7 होती है। तो यहाँ पुट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -13 डिवाइड बाय 2.7। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2/2.7 यू विल गेट 0.74 इंटू, अगर मैं पावर को यहाँ ऐड करता हूँ तो ये 10 टू द पावर -13 टेस्ला हो जाएगा। सो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर हम आंसर की बात करें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, तो वो आया 0.74 इंटू 10 टू द पावर -13 टेस्ला, और ये कहाँ है, कैपेसिटर के मिडल में होगा। आई होप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कितना ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, काफी सारी डिटेलिंग थी। तो क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसमें आपको जो हमारा dq/dt है वो हमें वहां पर इंसर्ट करना है, फिर सारी वैल्यू को हमारे मेन जो हमारा एम्पियर मैक्सवेल का जो लॉ है उसमें पुट करना है, और वहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हुए हमें हमारा आंसर मिल चुका है, और इसी के साथ हमने हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक था एनसीईआरटी का आर्टिकल 8.2 उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक एक लाइन का मतलब समझाया है कि क्या यहाँ पर हमें एनसीईआरटी बता रही है, और एंड में हमने देखा एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जाम्पल हमारे ही एक वे में। और आई होप आपको ये पर्टिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट करंट की सीरीज है वो पसंद आई होगी। नेक्स्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, कैसे उनका सोर्स होता है, कहाँ से वो आती हैं, उनका नेचर क्या होता है, काफी सारी चीजें उसमें भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे एनसीईआरटी ने उसको किस तरीके से हमें एक्सप्लेन किया है। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। तो जाने से पहले जरूर स्कोरशाला के इस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक सभी को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच।